हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका भाई जी मैथ वाला पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज और उसकी पहली प्रमेय 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थेल्स प्रमेय को सॉल्व करने के लिए हमें थेल्स प्रमेय याद होनी चाहिए कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। तो देखिएगा, दिया है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो आपको ये याद करना होगा, पेपर में ये भी लिखने को आता है। तो इसी के आधार पर हम पहले अपना चित्र बनाएंगे। तो हमको बोला गया था किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो किसी त्रिभुज यानी कि पहले हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा। जैसे कि हमने एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया है। फिर आगे बढ़ेंगे, किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो एक भुजा यानी बीसी वाली भुजा, एक भुजा यानी कि बीसी वाली भुजा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा यानी जो बीसी भुजा है इस त्रिभुज की एक भुजा, इसके समांतर एक रेखा खींची गई है। तो वह रेखा कौन सी है? तो यह जो रेखा है ये हमने इसमें यह खींच दी। ये जो रेखा है ये बीसी के समांतर है, इस परिभाषा में हमको बताया गया। तो इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी। इसको आप डी ई से लिख लेंगे, इस बिंदु का नाम डी और इस बिंदु का नाम आप ई दे दीजिएगा। तो यह डी ई हो गया। जो बी सी है वो डी के समांतर है कहा गया है। तो समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को, जब देखिए हम जब रेखा खींचते हैं तो ये बिंदु जो है इस रेखा पर भी प्रतिच्छेद करता है और ये बिंदु इस रेखा पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये जो बिंदु है ये दोनों, ये इस भुजा को समान अनुपात, अनुपात का मतलब बटा, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो पहले आपको इतनी बात याद करनी है और उसी के आधार पर आपको चित्र बनाना है। अब क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें जो दिया गया है तो पहले हम वो लिखेंगे, दिया है देखो आपको केवल एक ही बात दी गई है इसमें कि एक भुजा के समांतर त्रिभुज की एक भुजा खींची गई है यानी एक रेखा खींची गई है। तो बीसी के समांतर हमने डीई खींची। तो आप यही लिख देंगे कि जो बीसी है वो किसके समांतर है? डीई के। और ये हमारा समांतर का चिन्ह होता है। तो बीसी समांतर डीई के है। और तो कुछ आपको दिया नहीं गया है। पहली बात तो आपको लिखना है जो दिया है। उसके बाद जो हमें ज्ञात करना है, जो सिद्ध करना है, या तो आप वो लिखिए या ज्ञात करना है, सीधी सी बात आप वो भी लिख सकते हैं। ये जो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? हमको बताया गया था कि वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये बिंदु है तो इसको समान अनुपात में विभाजित करेंगे। इसका मतलब है ए डी अपॉन डी बी। इसका क्या मतलब है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू यानी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमको सिद्ध करना है या हम कह सकते हैं ये हमको ज्ञात करना है। और अब इतना होने के बाद अब हम रचना करेंगे। रचना कैसे करनी है? जैसे देखिएगा, जैसे रचना हम कर रहे हैं आपको भी ऐसे ही करनी है और केवल समझना है। समझने मात्र से ही आप सवाल को लगा सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने बी को ई से मिलाया, बी को ई से, फिर डी को हमने सी से मिलाया और ये रचना में हमको लिखना होगा। ये तो हमने इसको इससे मिलाया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ई से हमने यहाँ पर एक लंब डाला। अब लंब डाला है तो लंब के लिए आप लंब के चिन्ह को भी दिखा देंगे, ये लंब का निशान होता है। फिर डी से आपने इस भुजा पर एक लंब डाला और ये भी हो गया। अब इन पॉइंट यानी इन बिंदुओं के नाम आपको देने होंगे। तो जैसे ए बी सी डी ई, तो पहले आपने यहाँ से डाला था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एफ। एफ के बाद आता है जी, तो ये हो गया आपका एफ और जी। तो देखिए हमने रचना क्या की है, आपको रचना में लिखना होगा डी को ई से तथा सी को डी से मिलाया,
बिंदु डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने एक लंब डाला, उस लंब का नाम ई एफ है। उस लंब का नाम क्या है, ई एफ। आप एफ ई नहीं लिखेंगे, जहाँ पे लंब होता है वो नीचे का हिस्सा होता है। तो ई एफ जो लंब है वो किस पर है, ए डी पर। तो हम ऐसे लिख देंगे कि ई एफ जो है हमारा वो लंब है, किस पर है, ये लंब का निशान होता है उल्टा टी, ये किस पर है हमारा, ए डी पर। तो ए डी हो गया। दूसरा जो लंब था, कामा लगा दीजिएगा, तो दूसरा लंब हमारा डी जी है। क्या है, डी जी। तो डी जी जो है वो लंब हमारा किस पर है, ए ई पर, ए ई पर। अब इतना हमने रचना कर लिया। रचना करने के बाद अब आप उत्पत्ति लिखिए या इसको हल लिखिए, एक ही बात है। तो हम हल लिखेंगे, हल। ये सरल शब्द हैं जिससे आपको आसानी से याद हो सके। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर आप देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई लेंगे। क्या लेंगे, त्रिभुज ए डी ई में का मतलब है हम इसमें काम करेंगे, त्रिभुज ए डी ई में। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप त्रिभुज ए डी ई देख रहे हैं तो इसमें दो लंब है, एक तो लंब ई एफ है और एक तो लंब डी जी है। तो फिलहाल हमने ए डी ई लिया है, तो पहला लंब हम यही वाला लेंगे, यानी ई एफ वाला। और जब आप लंब लेते हैं तो जिसपे लंब होता है वही उसका आधार भुजा होती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने जब पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और इसमें हम जो ऊंचाई है वो हमारी लंब होती है और लंब से ही हम अपना आधार पता करते हैं। तो अगर हमने लंब ई एफ लिया है तो हमारा आधार ए डी होगा। यदि हम लंब डी जी लेंगे तो उसके हिसाब से हमारा जो आधार होगा वो अब डी ई हो जाएगा, सॉरी ए ई हो जाएगा। फिलहाल हमने जब ए डी ई त्रिभुज में काम कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि त्रिभुज ए डी ई में हमारा जो लंब है अभी ई एफ है, तो आधार हमारा क्या होगा, ए डी। क्या होगा, ए डी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। सबसे पहले आपने लिखा त्रिभुज ए डी ई में हमें काम करना है, तो हमने लिख दिया कि क्या काम करना है, कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले उसका फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 की जगह आपको 1/2 लिखना है, गुणा आधार हम आपको पहले ही बता चुके थे कि जब हमने लंब ई एफ लिया है तो उसके हिसाब से आधार हमारा क्या होगा, ए डी होगा। तो हमारा आधार क्या हो गया, आधार जो हमारा ए डी है, ए डी। और ऊंचाई का मतलब जो लंब है हमारा ई एफ है, इसको आपको ई एफ ही रखना है, ई एफ। और इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे करेंगे। अब देखिए, पहले हमने यहाँ से लिया था त्रिभुज ए डी ई। अब आपको यहाँ से नीचे आना है और लेंगे डी बी ई, यानी कि ये वाला एरिया लेना है, डी बी ई, ये वाला आपको हिस्सा लेना है। तो हम लिख देंगे पहले त्रिभुज डी बी ई में, यानी अब हमको इसमें काम करना है, त्रिभुज डी बी ई में, त्रिभुज डी बी ई में। तो त्रिभुज डी बी ई में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे आप त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो फार्मूला वही रहेगा, 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। फिर आपको क्या करना है, 1/2 की जगह आपको 1/2 लिखना है। अब यहाँ पर आधार और ऊंचाई की बात आती है तो समझेंगे हम चित्र में कि कैसे पता करेंगे। तो देखिएगा, जब हमने ए डी ई लिया था तो हमने ये लंब लिया तो हमारा ये आधार हो गया। अब यहीं से हम जब नीचे आ गए तो हमने डी बी ई लिया है। अभी हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो डी बी ई का है। अगर आप डी बी ई में देखेंगे तो हमारे पास कहीं पर लंब का निशान इसमें नहीं है, तो यानी कि लंब भुजा जो है हमारी, ये यहाँ से कनेक्ट होकर इससे मिल रही है। देखिए,
ये कनेक्ट होके इससे मिल रही है। जब ये लंब इस पर है तो यही लंब इस पे भी होगा, इस भुजा पर। क्योंकि अब जो हमारा आधार है वो AD नहीं, अब वो DB हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा तरीका भी कॉन्सेप्ट रखना है कि AD के बाद हमारा DB आता है। AD लिया, उसके बाद क्या आएगा DB, तो आधार यहाँ पे हमारा DB होगा, पर लंब जो है वो लंब हमारा इससे कनेक्ट है। देखिए ये लंब जो हमारा इस रेखा से कनेक्ट है, तो इसके लिए हम EF ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? EF लिखेंगे। तो लंब हमारा EF हो गया, पर आधार हमारा क्या होगा? BD होगा या DB आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिलहाल इसको हम DB लिखेंगे। तो अब लिखते हैं, तो यहाँ पर आधार की जगह पे हमें क्या लिखना है? आधार हमारा DB रहेगा, गुणा जो हमारा हाइट यानी लंब है वो हमारा क्या रहेगा? EF ही रहेगा, EF। और इसको आपको समीकरण नंबर 2 मान लेना है। और एक बात ये भी याद रखना है आपको कि यहाँ पे देखिए, जब आप पहला समीकरण और 2 जब समीकरण बनाएंगे, उसमें आपका जो लंब है EF ये दोनों में रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, याद करने के लिए तरीका है कि पेपर में आपको कैसे लगाना है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि अब ये हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, या आप से लिख सकते हैं समीकरण 1 भाग समीकरण 2, यानी समीकरण 1 को भाग देंगे 2 में। तो देखिए हमारे पास क्या बनता है। तो सबसे पहले इसका जो हमारा पास लेफ्ट साइड है, हम ये लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो यहां पर आप लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में हमारे पास क्या था? देखिए बटा में जो था हमारे पास वो था DBE का क्षेत्रफल। तो बटा में आप लिखेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर लगा देना है। अब आपने जो ADE का क्षेत्रफल निकाला था वो आपको इसके सामने लिखना होगा। तो 1/2 गुणा AD मल्टीप्लाई EF, क्या था? EF। पीछे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप आ जाइए। अब जो आपने DBE का निकाला है बटा लगा देंगे, चूंकि हम भाग कर रहे हैं, तो इसका भी 1/2 गुणे DB गुणा EF। अब देखिएगा 1/2 से 1/2 कट जाएगा, चूंकि अंश बटा हर में है। EF से EF कट गया। अब आपके पास जो बचा है आपको वो लिख लेना है। तो बचा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर है, यहाँ पर AD जो हमारे पास बचा है वो लिखेंगे AD/DB। और आपको ये लिखना है, अब आपको इसको समीकरण नंबर A मान लेना है। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर A, और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा समीकरण नंबर A है। समीकरण नंबर A। अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब हमने पहले तो ADE लिया था तो उसके लिए हमने लंब EF लिया था, पर अब हम लेंगे DG। तो हमारा लंब जब DG है तो आधार हमारा क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा। जब हम लंब DG लेंगे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा? AE। और लिखेंगे क्या हम? त्रिभुज ADE में। फिर से हम यही लिखेंगे त्रिभुज ADE में। तो त्रिभुज, पहले लिख देते हैं किस में हम काम कर रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं त्रिभुज ADE में, ठीक है। तो त्रिभुज ADE में काम कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है। तो फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। आपके ध्यान देना है कि आपकी ऊंचाई यानी हमारी जो लंब है वो चेंज हो रहा है। तो 1/2 गुणे हमारे पास जो आधार है, तो आधार हमारा AE है। क्या है? AE। और जो हमारी, देख लीजिएगा फिर से, तो देखिएगा जो हमारा आधार है AE है, और जो हमारी ऊंचाई है यानी कि वो DG है, लंब वाली। तो यही लिखेंगे AE और DG। AE हो गया, अब हमने लिख दिया यहाँ पर DG, और इसको आप
समीकरण नंबर 1 2 माना था हमने, अब इसको 3 मानेंगे। क्या मानेंगे? 3। इसको हमने ए माना था, क्योंकि हमने भाग करके बनाया है अभी। फिलहाल आप इसको समीकरण नंबर 3 मानेंगे। अब उसके बाद अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अभी हमने इस त्रिभुज को लिया था, क्योंकि हमने ये वाला लिया था और ये आधार लिया था। अब जब आपने यहाँ से लिया था तो डी बी ई लिया था। अब आप जब इधर से चल रहे हैं तो यहाँ से आप लेंगे ई सी डी। भाई इधर से चले थे हम तो ए डी ई लिया, फिर नीचे से डी बी ई लिया। तो यहाँ से हमने जब दोबारा लिया था तो ए डी ई लिया, क्योंकि हमें ये वाला भी लंब चाहिए था। अब नीचे आएंगे तो ई सी डी लेंगे। क्या लेंगे? ई सी डी। याद रखिएगा, जब आप ई सी डी लेंगे तो इस रेखा से कनेक्ट होकर यही आपको लंब मिल जाएगा, यानी डी जी। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि इधर हमारा जो लंब होगा वो डी जी होगा और इधर जो लंब होगा वो हमारा ई एफ होगा। तो हम इधर को चल रहे हैं तो हमारा आधार क्या होगा? डी ई सी होगा। जैसे यहाँ पे आधार डी बी हुआ था, पर जो लंब है हमारा वो ई एफ हुआ था। तो इसके लिए आधार हमारा यहाँ पे क्या होगा? ई सी होगा। क्या होगा? ई सी। पर जो लंब है हमारा वो इस रेखा से कनेक्ट होकर यहाँ पे मिल रहा है, यानी डी जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई सी और डी जी। तो फिलहाल हम त्रिभुज कौन सा लेंगे? ई सी डी। त्रिभुज ई सी डी में हमें काम करना है, तो हमने लिख लिया त्रिभुज ई सी डी में। क्या करना है? इसका ही हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। आपको याद कर लेना है ये। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 1/2 की जगह 1/2 गुणे जो आधार है, हमने पहले ही बताया था कि आधार जो हमारा है वो क्या होगा? आधार जो है हमारा वो ई सी होगा। आधार ई सी होगा और लंब हमारा डी जी होगा। तो हमें ई सी डी, तो आधार हमारा क्या है? डी सी, और आधार हमारा, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर ई सी है। तो आधार जो हमारा वो क्या है? ई सी, और जो हमारा लंब है वो क्या है? डी जी। अब आपको ध्यान देना है कि इसको हम समीकरण नंबर 4 नहीं मानेंगे। बस यहीं पर थोड़ा समझना है आपको। समीकरण नंबर 4 देखिए, हमें क्या था कि जो हमने समीकरण ए बनाया, क्योंकि समीकरण 1 2 माना, फिर जब भाग किया तो समीकरण नंबर ए बना। उसका देखिए जो हमें यहाँ पर ए डी ई का क्षेत्रफल मिल गया और बटे में उसके मिल गया था डी बी ई का क्षेत्रफल। पर यहाँ पे देखिए जो समीकरण 3 बनाया, तो जैसे कि यहाँ पर ए डी ई का क्षेत्रफल था तो यहाँ पर भी ए डी ई का क्षेत्रफल है। पर यहाँ पर डी बी ई का क्षेत्रफल है, पर यहाँ पर ई सी डी का क्षेत्रफल है। तो हम क्या करेंगे, आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपको एक नियम याद होगा जो आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है पहले से ही। क्या पढ़ा था? कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब समझेंगे कि कैसे। तो देखिए कि डी बी ई यानी ये वाला हिस्सा पूरा, और फिर यहाँ से ई सी डी ये वाला हिस्सा त्रिभुज का, ये दोनों जो बने हैं वो बी सी पे बने हैं। देखिए इनका आधार क्या है? बी सी। तो यानी जो ये वाला एरिया है ये इस वाले एरिया के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि डी बी ई का क्षेत्रफल जो है वो ई सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी डी बी ई का क्षेत्रफल जो है वो ई सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। और हमको ये बात अब लिख के दिखानी है। तो आपको इसी के आधार पे लिखना है कि त्रिभुज जो हमारा था, त्रिभुज डी बी ई का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? वो बराबर है त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। यानी इन दोनों का क्षेत्रफल, मान लो इसका अगर 50 आया है तो इसका भी 50 आएगा। फिलहाल ये एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो आपको समझ जाना है कि हमें ऐसे लिखना है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर ई सी डी का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, इतनी सी केवल बात, उसकी जगह पर क्या हम
DBE लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ECD का जो क्षेत्रफल है वो ECD का क्षेत्रफल बराबर किसके है? त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो हमें केवल इसके जगह पे संशोधन करना होगा। तो देखिएगा, हम लिख देंगे इसके जगह पे त्रिभुज ECD की जगह पर DBE, इसकी जगह पे हमने ये उतार दिया। तो DBE का क्षेत्रफल बराबर में जो हमने सॉल्व किया था वो हमको वैसे ही रखना है, 1/2 गुणे EC गुणा DG, और इसको आप समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब आपको बस ये ध्यान देना है कि समीकरण 4 मानने से पहले बदलाव होता है, याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं आप। अब क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, हम समीकरण नंबर 3 और 4 को भाग देंगे। समीकरण 3 भाग समीकरण नंबर 4। तो समीकरण हमारी 3 क्या थी, देखिए। तो समीकरण 3 जो थी वो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल था, और बटे में भाग है तो बटा करना होगा, और जो 4 है वो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल है, बराबर लगा देना है ऐसे। फिर जो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाला था वो उसके सामने लिख देंगे आप। तो वो हमने क्या निकाला था, 1/2 गुणे AE मल्टीप्लाई DG, और फिर यहाँ पर आप आ जाइए, तो इसका जो निकाला था 1/2 गुणे EC गुणा DG। अब 1/2 से 1/2 और DG से DG कट गया। अब जो बचा है आपको वो लिखना है। तो बचा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, और बराबर में है हमारे पास AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आपको समीकरण नंबर B मान लेना है। क्या मान लेंगे हम इसको, समीकरण नंबर B मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले को हमने A माना था और इसको B माना है। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सिर्फ आपको लेफ्ट वाले हिस्से देखने हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है, और यहाँ पर भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है, बटा है इसमें, इसमें भी बटा है। फिर यहाँ पर त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल है, और यहाँ पर भी त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल है। यानी A समीकरण है और जो B समीकरण है हमारा, उन दोनों के जो लेफ्ट वाले हिस्से हैं यानी बायां पक्ष, वो आपस में तो बराबर है। तो हम कैसे लिख देंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण A व B से, तो जो हमारे ये बाएं वाले पक्ष हैं ये हट जाएंगे, और इनकी जगह पे जो इनका दाहिना पक्ष बचा है दोनों का, वो आमने सामने आ जाएंगे। यानी कि कैसे, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा ADA वाला, और बटे में इसके क्या है DB, और बराबर में यहाँ पे क्या है AE अपॉन EC। और यही हमको सिद्ध करना था, और इसको आप लिख के ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। और पेपर में आपको इसी तरह से भी लगाना है। बस ध्यान देना है कि आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, प्रयास करना है, और सबसे ज़्यादा आपको ये भी याद होना चाहिए, रचना करते हैं वो सब आपको याद करना है पहले, और फिर इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करके फिर आपको लगाना है।